हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुड लाइफ। आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2023 में सीटेट के एग्जाम में आए थे। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि ए, बी और सी में से कौन सा स्टेटमेंट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट है, स्पेशली मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को समझ लेते हैं। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब कोई इंसान एक ऐसी सिचुएशन में आता है जब उसके दो एग्जिस्टिंग आइडियाज या नॉलेज या फिर उसके दो एग्जिस्टिंग बिलीफ उनके बीच में टकराव होता है, या फिर उसके पुराने आइडिया और नए आइडिया के बीच में टकराव होता है। मान लो आपको लगता है कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ चिड़िया, गौरैया इस तरह के पक्षियों को उड़ते हुए देखा है। फिर आप एक दिन ऑस्ट्रिच को देखते हैं जो कि एक पक्षी है पर उड़ नहीं सकता। इससे क्या होता है, आपके माइंड में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि ये आपके बर्ड्स के बारे में जो आपके प्रेजेंट बिलीफ्स हैं उनके बिल्कुल अपोजिट है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नॉलेज डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पियाजे का कहना था कि जब बच्चे इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं और अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि उन्हें नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिट किया जा सके, तब उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट तो जरूरी है टीचिंग में। अब एक एक करके क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पॉइंट सी कहता है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर एज पर पियाजे कंफ्यूजन नहीं होगा तो नया नॉलेज कैसे क्रिएट होगा, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। पॉइंट सी इज रॉन्ग। पॉइंट बी कहता है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मैथमेटिक्स की टीचिंग में यूजफुल नहीं है। यह पॉइंट भी गलत है बिकॉज मैथ हो या कोई और सब्जेक्ट, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस सब्जेक्ट अप्लाई होता है। इसका मतलब ही यह है कि स्टूडेंट के दो आइडियाज के बीच में टकराव है, तो इस टकराव को हटाने के लिए वह उन दो आइडियाज पर और डीप में स्टडी करेगा। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। अब बचा पॉइंट ए विच सेज कि अगर एक टीचर स्टूडेंट को कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से डेलिबरेटली एक्सपोज करे तो उसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, विच इज करेक्ट, जैसे कि हमारी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन भी कहती है। सो क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन 3 ही सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, विच एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड व्हेन अ टीचर एंश्योर्स दैट टेस्ट मेड बाय हर फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। यहाँ पर टीचर यह चेक करना चाह रही है कि उसके द्वारा बनाया हुआ टेस्ट क्या अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। प्रैक्टिकलिटी मीन्स कि टेस्ट कराना कितना फिजिबल है, क्या टेस्ट कराने में मुश्किलें तो नहीं आएंगी। इमेजिन टीचर ने टेस्ट ही ऐसा डिज़ाइन कर दिया है जिसमें एक एक्सपेंसिव गैजेट को सभी बच्चों को घर से लेकर आना है। अब सभी बच्चे तो उतना महंगा गैजेट लेके आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल या फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली या पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट तो है बट प्रैक्टिकलिटी यह एड्रेस नहीं करती कि टेस्ट अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया को असेस करता है या नहीं। सो ऑप्शन 2 इज आउट। अब आते हैं रिलायबिलिटी पर। रिलायबिलिटी मीन्स कि क्या टेस्ट कंसिस्टेंट है। अगर टेस्ट अलग अलग टाइम पर कराया जाए, अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ दो अलग अलग बार सेम टेस्ट कराया जाए और दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट रिलायबल है। अगेन रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट तो है पर रिलायबिलिटी यह एड्रेस नहीं करती कि टेस्ट अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया को असेस करता है या नहीं। तो ऑप्शन 3 भी आउट। कंसिस्टेंसी इज मोर और लेस सिमिलर टू रिलायबिलिटी, तो ये ऑप्शन भी आउट। अब बस एक ही बचा है ऑप्शन ए, वैलिडिटी। ये ठीक होना चाहिए। चलिए देखते हैं। वैलिडिटी का मतलब है कि क्या जो डिज़ाइन किया हुआ टेस्ट है वह सब कुछ मेजर कर रहा है या नहीं, है ना। ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन की तरह। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। सी दिस वाज सो इजी। सिर्फ आपको अगर वैलिडिटी की डिक्शनरी मीनिंग पता होती तो आप ये आंसर 5 सेकंड में कर देते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9909, 9099 एंड 9009 टू ऑब्टेन 25,454। कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। सो हमें यह बताना है कि इन 3 नंबर्स के सम में से क्या माइनस करना है कि 25,454 मिल जाए। तो पहले इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं, हमें मिलता है 28,070। सो एज पर क्वेश्चन 28,017 में से कितना माइनस करें कि 25,454 मिल जाए। मान लीजिए कि हमने x माइनस करना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, 28,017 माइनस x
इज इक्वल टू 25,454। अब इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 28,017 माइनस 25,454। x की कितनी वैल्यू आ गई? 2563। ऑप्शन 4 करेक्ट है, इजी पीजी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें इस क्वेश्चन में यह देखना है कि एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है, या ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। लेट्स सी। पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं यह समझ लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और एक से पूरे डिविजिबल होते हैं, यानी उनको डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। नंबर 3 को लेते हैं, यह सिर्फ 1, 3 से पूरा डिविजिबल है और किसी नंबर से नहीं। 2 डिस्टिंक्ट डिविजर्स हैं इसमें, 1 और 3, तो यह प्राइम नंबर है। इसी तरह आप देखेंगे कि 5, 7, 11 भी सिर्फ 1 और खुद से ही डिविजिबल है, तो ये सब भी प्राइम नंबर्स हैं। चलिए इस टेस्ट पर 1 को चेक करते हैं। 1 को प्राइम नंबर इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि 1 into 1 ये 2 डिस्टिंक्ट डिविजर्स नहीं हैं। ऑल्सो फॉर मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी 1 को प्राइम नंबर क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वह कंपोजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। चलिए 4 को लेते हैं पहले। 4 के डिविजर्स हैं या 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 3 फैक्टर्स, राइट। 1 भी, 2 भी, 4 भी, जिनसे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। सो ये कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली 9 के डिविजर्स हैं 1, 3, 9, अगेन 3 फैक्टर्स, सो कंपोजिट नंबर हो गया। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। वाई? क्योंकि 1 into 1 दैट्स इट। 1 के 3 फैक्टर्स नहीं कर सकते आप। एज पर डेफिनेशन कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने ही चाहिए। तो व्हाट डिड वी प्रूव? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और नेचुरल नंबर्स में एक वेन डायग्राम प्लॉट करें तो कुछ इस तरह दिखेगा। कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होता है, ये दोनों एक्सक्लूसिव होते हैं, और ना ही कोई कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होता है, कंप्लीटली एक्सक्लूसिव। 1 ही अकेला ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है और ना प्राइम, और प्राइम प्लस कंपोजिट प्लस 1 तीनों को कंसिडर करें तो हमें क्या मिलता है? नेचुरल नंबर, जिसके अंदर ये तीनों आ जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, सी द नंबर पैटर्न्स गिवन बिलो 1, 8, 27, 64, 125, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। सो हमें इस क्वेश्चन में एक नंबर सीरीज दी हुई है, हमें इनका पैटर्न ढूंढना है पहले, फिर उसके बाद यह बताना है कि 125 के बाद जो 2 ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं उनमें क्या नंबर्स आएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न देख पाएंगे इन नंबर्स में। उसके लिए आपका जो मैथमेटिकल टेबल है और मल्टीप्लिकेशन है, इनमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 64 इज इक्वल टू 4 का क्यूब, एंड 125 इज इक्वल टू 5 का क्यूब। सिंपल, राइट। हर एक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का क्यूब रेस्पेक्टिवली। तो इस सीरीज के इमीडिएटली बाद आने वाले नंबर क्या होंगे? 6 रेज़ टू द पावर 3 और 7 रेज़ टू द पावर 3। तो 125 के बाद क्या आएगा? 6 रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू 216, राइट, एंड 7 रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू 7 into 7 into 7 is equal to 343. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, which of the following statement is least appropriate for encouraging mathematical learning। सो हमें यह देखना है इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा मैथमेटिकल लर्निंग को डिस्करेज करता है। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि फेलियर का मतलब ये नहीं कि हम मैथ सीख नहीं सकते। सेकंड तो जेनरिक स्टेटमेंट है बट एनकरेजिंग है कि हर कोई मैथ सीख सकता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि मैथमेटिक्स का किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हर जेंडर के लोग मैथ सीख सकते हैं, अगेन एनकरेजिंग है ये। फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यह कहता है कि इंट्यूशन को डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि इससे मैथ्स की लर्निंग हैम्पर होती है। इंट्यूशन हमारी वह गट फीलिंग या सिक्स सेंस होता है जो जानता है कि सही आंसर क्या है या किसी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या है, इवन तो आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सोचो कि एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने अब तक 15 बॉल्स खेली हैं और उसने 18 रन स्कोर किए हैं।
अब अगर आपका दोस्त आपसे पूछे कि अगर ये पूरे 50 ओवर खेले तो लगभग कितने रन बना पाएगा, तो आपका इंट्यूशन आपको सजेस्ट करेगा कि वह लगभग 50 ओवर में 100 बॉल्स तो खेल लेगा। उसका करंट स्ट्राइक रेट है 110 से 120-25 के बीच में। अगर इसी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करेगा तो वो 120 से 120-25 के आसपास रन बना लेगा। सो इस तरह आपने बिना कैलकुलेशन किए अपने इंट्यूशन से एक प्रेडिक्शन दी है, जो कि एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। हावेवर अगर आप सिर्फ इंट्यूशन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो ये गलत कंक्लूजन की तरफ जा सकता है, बट इंट्यूशन आपकी हेल्प भी करता है। तो ऑप्शन 4 तो गलत है, क्योंकि इंट्यूशन भी मैथमेटिकल लर्निंग में आपकी हेल्प करता है और इसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड। तो हमें यह देखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लर्नर असेसमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आप NEP 2020 को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि NEP 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज एक्विजिशन से रिलेटेड, साइकोमोटर मींस आपके फिजिकल स्किल्स, फाइन और क्रॉस मोटर स्किल्स, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड होंगे ही, राइट। NEP 2020 में कॉग्निटिव और साइकोमोटर के अलावा अफेक्टिव डोमेन को भी रिकॉर्ड किए जाने का प्रपोजल है। अफेक्टिव डोमेन रेफर करता है एक स्टूडेंट के इमोशनल एस्पेक्ट्स को, जैसे स्टूडेंट की फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीव, मोटिवेशन, उसका क्लासरूम में एटीट्यूड। एजुकेशन के अंदर अफेक्टिव डोमेन से डील करना मतलब स्टूडेंट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सोशल स्किल्स को नर्चर करना, को डेवलप करना। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन को मेंशन किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। द वैल्यू ऑफ 25.3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 18.5 इज। ये तो सिंपल है, आप आसानी से कर लेंगे इसे, फिर भी लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। पहले लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करते हैं। 126.5 माइनस 7 माइनस 55.5। अब सिंपली माइनस करना है हमें, तो 126.5 माइनस 7 माइनस 55.5 क्या मिलता है हमें? 119.5 माइनस 55.5। फाइनल आंसर क्या मिलता है? 64। सो करेक्ट आंसर क्या है? 64, ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें यह बताना है कि इन सब में से चीप ऑप्शन कौन सा है। ये तो आप सभी कर ही लेंगे, तोल भाव तो हमारी कंट्री में सभी करते हैं, उसके बिना गुजारा नहीं चलता। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है, एक एक करके निकालते हैं। नंबर 1, 75 पैकेट्स और 750, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 75 इंटू 750 मतलब 56,250। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, 75 पैकेट्स ऑफ 7.5 रुपी ईच, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 750 टाइम्स 7.5, कितना आंसर आया? 5,625। थर्ड है 7.5 डोजन टाइम्स ऑफ 750 ईच आइटम, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 7.5 इंटू डोजन, तो 12 इंटू 750, कितनी वैल्यू आई? 84,375। फोर्थ पे आते हैं, 75 डोजन टाइम्स ऑफ 7.50 ईच आइटम, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 75 इंटू डोजन मीन्स 12 टाइम्स इंटू 7.5, तो वैल्यू कितनी आई? 8,437.5। तो जो सबसे चीप ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन 2 यानी 5,625। अब आते हैं क्वेश्चन 10, विच इज अवर फाइनल क्वेश्चन टुडे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। हमें यहाँ यह बताना है कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नॉलेज ऑफ इंडिया की बात करता है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर बहुत एम्फेसिस देती है, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया और उसका मॉडर्न इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन। NEP 2020 में ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल लर्निंग के मेथड को भी अक्रॉस सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने की बात होती है, जैसे मैथ्स में भी, सोशल साइंसेस में, EVS में, हर जगह। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, हमें वह ऑप्शन ढूंढना है जो नॉलेज ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन 1 ये तो करेक्ट है, क्योंकि ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ऑप्शन 2 भी ठीक लग रहा है, बिकॉज ये ट्राइबल नॉलेज
इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को अलग अलग सब्जेक्ट में इंक्लूड करने की बात कह रहा है। ऑप्शन थ्री भी एंशंट और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के इंक्लूजन से अलाइन करता है कि स्टूडेंट कल्चरल एक्सचेंजेस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू एंशंट और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से रूबरू हो सकते हैं। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन फोर हमारे रेगुलर एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कह रहा है। यह कहीं भी एंशंट इंडियन नॉलेज या ट्राइबल नॉलेज या इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन फोर इज आउट विच इज रॉन्ग। मीन्स क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यही हमारा सही ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।